आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच जो मुकाबला हुआ वो इस अराजकता का सबसे क्रूर और शानदार उदाहरण था। हाँ, और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनका आज के इस खास चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा मिशन है जयकाल गेमिंग की मैच रिपोर्ट के आधार पर इसी रोमांचक मुकाबले का गहराई से विश्लेषण करना। बिल्कुल, ये मैच सिर्फ रनों और विकेटों का खेल नहीं था, ये समझने का एक बहुत बड़ा जरिया था कि जब दबाव अपने चरम पर होता है तो मानव मस्तिष्क और शरीर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, है ना? इसे हम एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह समझने वाले। मतलब शुरुआत ही एक ऐसे भयानक सन्नाटे से हुई थी जिसने पूरे स्टेडियम को सुन्न कर दिया था। वो सन्नाटा ही इस पूरी कहानी की नींव था। हाँ, अक्सर हम T20 मैचों को सिर्फ छक्कों और चौकों के नजरिए से देखते हैं, लेकिन अगर उस शाम के माहौल को करीब से समझा जाए तो वो खेल के मनोवैज्ञानिक पहलू का एक मास्टर क्लास था। तो चलिए इस पूरे रोमांचक मामले को समझते हैं। हम सीधे उसी माहौल में चलते हैं। पूरा स्टेडियम लाल रंग के समुंदर में तब्दील हो चुका है। एकदम सही। हर तरफ सिर्फ आरसीबी की गूंज है। आरसीबी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है। मैदान पर जेकब बेथेल और विराट कोहली आते हैं। और बेथेल आते ही एक शानदार चौका लगाते हैं। हाँ, और लगता है कि आज गेंदबाजों की खैर नहीं। लेकिन तभी हरप्रीत बरार की एक बेहतरीन गेंद आती है और बेथेल सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उस शोर से भरे स्टेडियम में अचानक एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठे हों और पहले ही सीन में हीरो का करीबी दोस्त मारा जाए। बिल्कुल, एकदम परफेक्ट उदाहरण है। यहां मुझे एक बात समझ नहीं आती। जब आपका ओपनर इतनी जल्दी आउट हो जाए तो क्रिकेट का सामान्य रणनीतिक तर्क कहता है कि पारी को संभालो, कुछ ओवर सिंगल्स लो। ज्यादातर बल्लेबाज यही करते हैं। लेकिन कोहली ने अगली कुछ गेंदों पर सीधे आक्रमण करना शुरू कर दिया। मतलब चेहरे पे एकदम गुस्सा था और उन्होंने सीधा अटैक कर दिया। क्या ये बेथेल के आउट होने पर छाए सन्नाटे का ट्रिगर था या एक गैर जिम्मेदाराना शॉट सिलेक्शन था? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। सतही तौर पर देखने पर यह एक जोखिम भरा कदम लग सकता है, लेकिन खेल मनोविज्ञान में इसे दबाव का स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ प्रेशर कहते हैं। अच्छा। हाँ, जब शुरुआती विकेट गिरता है तो गेंदबाजी करने वाली टीम को एक लय मिल जाती है। उनका कप्तान तुरंत फील्डर्स को करीब बुला लेता है, एक आक्रामक जाल बिछा देता है। सही बात है। ज्यादातर बल्लेबाज ऐसे में रक्षात्मक हो जाते हैं, जिससे गेंदबाज और हावी हो जाता है। मतलब एक तरह से गेंदबाज को हावी होने का न्योता देना। बिल्कुल, लेकिन महान खिलाड़ी इस तंत्र को बहुत अच्छे से समझते हैं। कोहली का वो आक्रामक रूप कोई बिना सोचे समझे किया गया हमला नहीं था। ये एक सोची समझी रणनीति थी ताकि पंजाब के कप्तान को अपनी फील्ड वापस बाउंड्री लाइन पर भेजने के लिए मजबूर किया जा सके। अरे वाह। स्रोत में जिक्र है कि कोहली के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक गुस्सा था। वो गुस्सा असल में अपने विपक्षी के दिमाग पर मनोवैज्ञानिक दबदबा स्थापित करने का एक तरीका था। तो जब एक बल्लेबाज विकेट गिरने के तुरंत बाद कवर ड्राइव और सीधे छक्के मारता है तो गेंदबाज की लय टूट जाती है ना? एकदम सही। गेंदबाज सोचने लगता है कि विकेट मैंने लिया है, लेकिन दबाव मुझ पर क्यों है। यार, ये तो सच में दिमाग को उलझा देने वाली बात है। इसका मतलब है कि वो सन्नाटा कोहली के लिए एक तरह का ट्रिगर बन गया था। उन्होंने मात्र 37 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। और इस मनोवैज्ञानिक युद्ध का फायदा सिर्फ कोहली को नहीं मिला। लोकी फर्ग्यूसन कैसे तेज गेंदबाज को लंबा छक्का मारा। बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कि पंजाब के गेंदबाजों का मार्जिन ऑफ एरर, मतलब गलती करने की गुंजाइश, पूरी तरह से शून्य हो चुकी है। एकदम सही कह रहे हैं आप। जब दोनों छोर से बल्लेबाज आक्रमण करते हैं तो गेंदबाज के पास प्रयोग करने का कोई विकल्प नहीं बचता। पटिकल का ये आक्रमण इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे कोहली को लगातार जोखिम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक साझेदारी थी जो सिर्फ रनों में नहीं बल्कि विपक्षी टीम का आत्मविश्वास तोड़ने में भी काम कर रही थी। हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि असली तबाही तो तब शुरू हुई जब वेंकटेश अय्यर मैदान पर आए। मैच रिपोर्ट के अनुसार अय्यर पूरी तरह से मॉन्स्टर मोड में थे। बिल्कुल मॉन्स्टर मोड। पहली ही गेंद पर लंबा छक्का, फिर अगली गेंद पर चौका और उसके बाद एक अविश्वसनीय हेलीकॉप्टर शॉट। सच में वो बहुत ही खतरनाक पारी थी। सिर्फ 40 गेंदों में 73 रनों की तूफानी पारी। हमने देखा कि पंजाब का कप्तान लगातार अपने गेंदबाज बदल रहा था, फील्ड प्लेसमेंट बदल रहा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। यहां मुझे थोड़ा संदेह होता है, क्या ये पंजाब की बहुत ही खराब रणनीतिक विफलता थी? क्या कप्तान को समझ नहीं आ रहा था खेल कैसे चलाना है, या अय्यर उस दिन हर रणनीति से ऊपर थे? देखिए, यहाँ रणनीतिक विफलता से ज्यादा एक जैविक और मनोवैज्ञानिक अवस्था को समझना जरूरी है। अच्छा।
स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एक बहुत ही प्रसिद्ध अवस्था है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। ये फ्लो स्टेट तकनीकी रूप से काम कैसे करता है? अक्सर कमेंटेटर्स कह देते हैं कि बल्लेबाज को गेंद बड़ी दिख रही है, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या हो रहा होता है? जब कोई एथलीट फ्लो स्टेट में होता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जो सोच, विचार और विश्लेषण करता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसकी सक्रियता काफी कम हो जाती है। मतलब वो सोचना बंद कर देता? हाँ, इसे ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहते हैं। इसका आसान मतलब यही है कि बल्लेबाज ज्यादा सोचना बंद कर देता है और उसकी मसल मेमोरी या मांसपेशियों की स्मृति पूरी तरह से हावी हो जाती है। अरे वाह! रिएक्शन टाइम इतना कम हो जाता है कि गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटते ही शरीर खुद ब खुद सही पोजीशन में आ जाता है, वहां कोई हिचकिचाहट नहीं होती। तो जब अय्यर इस अवस्था में थे तो पंजाब के कप्तान का गेंद बदलना रणनीति नहीं थी? नहीं, वो महज हताशा थी। फ्लो स्टेट में मौजूद बल्लेबाज के सामने कोई फील्ड प्लेसमेंट काम नहीं आती, क्योंकि वो खाली जगहों को खोजने के बजाय उन्हें खुद बना रहा होता है। अरे बाप रे! तो इसका मतलब है कि कप्तान चाहे कोई भी फील्ड लगा ले, अय्यर के शरीर और दिमाग का तालमेल उस वक्त इतना सटीक था कि वो गेंद को वहीं भेजते जहां वो चाहते थे। बिल्कुल सही। और ये हताशा तब और बढ़ गई जब पारी के अंत में टिम डेविड क्रीज पर आए। आखिरी ओवर में उनके छक्के चौकों ने आरसीबी का स्कोर 20 ओवर में 222 रन तक पहुंचा दिया। पूरा स्टेडियम लाल रंग के जश्न में डूब गया। अब 200 रन भी एक बड़ा स्कोर होता है, लेकिन 222, इस आंकड़े का पीछा करने वाली टीम के ड्रेसिंग रूम का मनोविज्ञान कैसा होता है? 200 और 222 के बीच का अंतर सिर्फ 22 रनों का नहीं है, ये एक मानसिक दीवार है। मानसिक दीवार कैसे? जब लक्ष्य 200 होता है तो बल्लेबाजों को लगता है कि अगर शुरू में 8 रन प्रति ओवर भी बनाए तो बाद में 12 रन प्रति ओवर बनाकर कवर किया जा सकता है। हाँ, वो कैलकुलेशन दिमाग में चलता रहता है। लेकिन 223 के लक्ष्य का मतलब है कि पहली ही गेंद से आस्किंग रेट 11 से ऊपर है। आपके पास पिच को समझने का, गेंद की गति भांपने का या खुद को सेट करने का कोई समय नहीं होता। बिल्कुल। वो स्कोरबोर्ड लगातार दिमाग पर एक हथौड़े की तरह वार कर रहा होता है। पैनिक मोड ऑन हो जाता है। और शायद यही कारण था कि दूसरी पारी की शुरुआत इतनी खौफनाक रही। लक्ष्य का पीछा करना शुरू हुआ और पंजाब की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। बहुत ही खराब शुरुआत थी। भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही ओवर में प्रियांश आर्य को आउट कर दिया। उसके तुरंत बाद प्रभसिमरन सिंह सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। डगआउट में पूरी तरह से सन्नाटा और निराशा छा गई। हाँ, और दबाव का असर साफ दिख रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब श्रेयस अय्यर जैसे अनुभवी और तकनीकी रूप से इतने मजबूत बल्लेबाज भी बड़ा शॉट लगाने के दबाव में आउट हो गए। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है दबाव का मनोविज्ञान। मतलब क्या इतने बड़े स्कोरबोर्ड को देखकर इन बल्लेबाजों ने अचानक अपनी तकनीक भुला दी, या वो बस अंधे होकर बिना सोचे समझे बल्ला घुमा रहे थे? तकनीक कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक दिमाग से गायब हो जाए, लेकिन जब दिमाग में कॉग्निटिव ओवरलोड या अत्यधिक विचारों का बोझ होता है तो शरीर की बायोमैकेनिक्स यानी काम करने की भौतिक प्रक्रिया पूरी तरह बिगड़ जाती है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। शरीर कैसे काम करना बंद कर देता है? जब इंसान बहुत अधिक दबाव में होता है तो शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। यह शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड में, मतलब लड़ो या भागो की स्थिति में डाल देता है। क्रिकेट के संदर्भ में इसका मतलब है कि बल्लेबाज अत्यधिक आक्रामक होने की कोशिश करता है। अच्छा, तो मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं? एकदम सही, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। जो बल्ला सामान्य स्थिति में एक सहज चाप या आर्क में घूमता है, दबाव में वो आर्क बिगड़ जाता है, क्योंकि बल्लेबाज ताकत का ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है और अपनी टाइमिंग खो देता है। ओह, तो श्रेयस अय्यर का आउट होना इसी ओवरहीटिंग का नतीजा था? बिल्कुल। यह तकनीक की कमी नहीं थी, बल्कि स्कोरबोर्ड के उस 223 रन के पहाड़ ने उनके तंत्रिका तंत्र को सामान्य रूप से काम करने ही नहीं दिया। यार, ये बहुत ही डरावना है कि कैसे एक नंबर आपके दिमाग और शरीर के तालमेल को बिगाड़ सकता है। ऐसा लग रहा था कि मैच 5 ओवर में ही खत्म हो गया। स्टेडियम में जो लाल रंग का समंदर था वो अब सिर्फ औपचारिकता पूरी होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन हमने शुरुआत में ही कहा था कि T20 क्रिकेट कोई सीधा समीकरण नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जब सब कुछ खत्म लग रहा था तभी कहानी में सबसे बड़ा और अप्रत्याशित मोड़ आता है। एक ऐसा रोमांचक कमबैक जिसने आरसीबी के खिलाड़ियों के चेहरों की हवाइयां उड़ा दी, उनकी सांसें अटका दी।
अक्सर T20 में देखा गया है कि जब किसी टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो दबाव अचानक गायब हो जाता है। हाँ। और वे बिना डर के सबसे खतरनाक क्रिकेट खेलने लगते हैं। बिल्कुल यही हुआ। क्रीज पर कूपर कॉनली और सूर्यांश शेडगे मौजूद थे और उन्होंने अचानक एक मरा हुआ मैच जिंदा कर दिया। बहुत तेजी से रन बनने लगे थे। एकदम बिना किसी डर के बाउंड्रीज आ रही थी। जो आरसीबी डगआउट अभी तक आराम से बैठकर हंस रहा था, वहां अब टेंशन वापस आ गई थी। चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। हाँ, मैच का मोमेंटम तेजी से पंजाब की तरफ खिसक रहा था। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर आरसीबी के कप्तान ने एक ऐसा फैसला लिया जो देखने में थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने गेंद रसिक सलाम को थमा दी। ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट था। यहाँ मेरा सवाल यह है कि जब विपक्षी टीम तेज रन बना रही हो तो कप्तान आमतौर पर अपने सबसे तेज गेंदबाज या सबसे प्रमुख स्ट्राइक बॉलर के पास जाता है। सही बात है। लेकिन कप्तान ने रसिक सलाम पर भरोसा किया, जो अपनी गति में बदलाव के लिए जाने जाते हैं। ये दाव इतना कारगर क्यों साबित हुआ? रसिक ने आते ही 2 खतरनाक विकेट चटका दी और पूरे मैच की दिशा बदल दी। ये कप्तानी का एक बहुत ही सूक्ष्म और चतुर फैसला था। जब बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे होते हैं और लय में होते हैं तो वो असल में गेंदबाज की गति का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कॉनली और शेडगे तेज गेंदबाजों की रफ्तार को बाउंड्री के पार भेज रहे थे। ऐसे में अगर कप्तान एक और एक्सप्रेस तेज गेंदबाज लाता तो बल्लेबाजों को अपनी लय बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। ओह, तो रसिक सलाम को लाने का मकसद ही उस लय को तोड़ना था। बिल्कुल, गति कम करके बल्लेबाजों को खुद की ताकत का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया गया। रसिक की गेंदबाजी की खूबी उनकी विविधता है। हाँ। जब एक बल्लेबाज तेज गति का आदी हो चुका होता है और अचानक उसे एक धीमी या अलग कोण से आती हुई गेंद मिलती है तो उसके शरीर का वो फ्लो स्टेट टूट जाता है जिसका जिक्र हमने पहले किया था। मतलब बल्लेबाज को अचानक दोबारा सोचना पड़ता है। एकदम सही, उसे अपनी स्थिति बदलनी पड़ती है और T20 क्रिकेट में वो 1 सेकंड की हिचकिचाहट ही विकेट गिरने का कारण बनती है। अरे वाह। रसिक सलाम का वो ओवर मैच का वो बिंदु था जहां उन्होंने पंजाब के उभरते हुए तूफान को एक ही झटके में शांत कर दिया। वो असल में मैच विनर साबित हुए। ये सच में एक मास्टर क्लास है कि कैसे सिर्फ गेंदबाजी में बदलाव एक जम्मे हुए बल्लेबाज के मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। लेकिन कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा अभी बाकी था। शशांक सिंह की पारी। हाँ, रसिक के उन झटकों के बाद भी पंजाब के पास एक खिलाड़ी ऐसा था जिसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। शशांक सिंह। उनकी उस पारी को देखकर ऐसा लगा जैसे राख से उठने वाला फीनिक्स। बिल्कुल, शशांक सिंह का वो प्रयास इस मैच की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक था। 27 गेंदों में 56 रन। ये कोई साधारण पारी नहीं थी। इसमें बड़े बड़े छक्के शामिल थे और हर एक शॉट के साथ पंजाब के डगआउट में एक उम्मीद फिर से सांस लेने लगती थी। अगर रसिक सलाम ने वो 2 विकेट नहीं लिए होते तो क्या ये मैच इतिहास के सबसे बड़े उलटफेर में बदल सकता था? इसमें कोई शक नहीं है। शशांक सिंह की 27 गेंदों में 56 रनों की पारी दिखाती है कि T20 में एक खिलाड़ी पूरे मैच का रुख बदल सकता है। बिल्कुल। मुकाबला एकदम आखिरी ओवर तक गया, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। एक के बाद एक विकेट गिरते रहे और अंततः आरसीबी ने यह मुकाबला 23 रनों से जीत लिया। हाँ। मैदान पर कोहली की वो आक्रामक खुशी, वेंकटेश अय्यर की दहाड़ और पूरा डगआउट एक बार फिर जश्न में डूब गया। शशांक सिंह का ये संघर्ष इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि आधुनिक क्रिकेट में मानसिक दृढ़ता कितनी महत्वपूर्ण है। इतने दबाव के बावजूद 27 गेंदों में 56 रन बनाना यह साबित करता है कि उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी विचार करने वाला दिमाग शांत था और उनकी तकनीक पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थी। लेकिन T20 क्रिकेट का कठोर सच यही है कि ये 11 खिलाड़ियों का खेल है। सही बात है। एक बल्लेबाज चाहे कितनी भी बेहतरीन पारी खेल ले, अगर उसे साझेदारी का समर्थन नहीं मिलता तो वो 222 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। हाँ। आरसीबी की जीत इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने एक टीम के रूप में काम किया। कोहली ने नींव रखी, अय्यर ने इमारत बनाई, डेविड ने छत डाली और रासिक ने बचाव किया। इसके विपरीत पंजाब की तरफ से शशांक सिंह अकेले लड़ते रहे। तो इस पूरे सफर को अगर समेटा जाए तो ये साफ हो जाता है कि ये मैच केवल बल्ले और गेंद के टकराव के बारे में नहीं था। ये भावनाओं का एक बहुत बड़ा रोलर कोस्टर था। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे मैच की शुरुआत में एक विकेट गिरने पर जो सन्नाटा छाया, उसने कोहली को रक्षात्मक होने के बजाय और अधिक आक्रामक होने के लिए प्रेरित किया। और हमने ये भी समझा कि कैसे वेंकटेश अय्यर के फ्लो स्टेट ने क्रिकेट के पारंपरिक फील्ड प्लेसमेंट को अप्रासंगिक कर दिया था। हाँ, और फिर हमने देखा कि 223 रनों का वो आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं था, बल्कि एक ऐसा मानसिक बोझ था जिसने पंजाब की पूरी टीम की बायोमैकेनिक्स को बिगाड़ कर रख दिया। एकदम सही। और इसके साथ ही कप्तानी में सूक्ष्म बदलावों का महत्व भी सामने आया।
रसिक सलाम का इस्तेमाल ये दिखाता है कि कैसे गति परिवर्तन से विपक्षी टीम के मोमेंटम को तोड़ा जा सकता है। और अंत में शशांक सिंह का वो अविश्वसनीय कमबैक प्रयास, जिसने साबित किया कि जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती तब तक हार नहीं माननी चाहिए। सुनने वाले इस मैच से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि दबाव की स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। दबाव का सामना करना ही असली चुनौती है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा विचार है जो दिमाग में आता है, और मैं चाहूंगा कि सुनने वाले खुद इस पर सोचें। हाँ। आज हमने देखा कि शशांक सिंह ने अंत तक एक लोन वॉरियर या अकेले योद्धा की तरह संघर्ष किया, लेकिन इस डीप डाइव के बाद सोचने वाली बात यह है कि क्या आधुनिक T20 क्रिकेट इतना निर्मम हो चुका है कि व्यक्तिगत चमत्कार अब टीम के सामूहिक समर्थन के बिना आपको जीत की दहलीज पार नहीं करा सकते? क्या एक खिलाड़ी के अकेले दम पर मैच जिताने का युग खत्म हो रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और रोमांचक चर्चा के साथ।